नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। आज फिर नेपाल और भारत की धरती हिल उठी। शनिवार को 7.9 इंटेंसिटी के भूकंप के बाद आज रविवार की सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12:40 तक कई बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मलबे में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। नेपाल में जलजले में मरने वालों की तादाद अब तक 2250 हो गई है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत में भी ये महसूस किया जा रहा है। बिहार में भूकंप में बड़ी तबाही हुई है। 50 लोगों की मौत बिहार में हुई है और 156 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 12 लोग मारे गए हैं और इन सब के बाद मुआवजा जो केंद्र सरकार ने देने का ऐलान किया था वो बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। जो भारतीय नेपाल में फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत अपनी लगा दी है। वायुसेना इसमें जुटी हुई है। C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए लोगों को यहाँ दिल्ली तक पहुंचाया गया है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की टीम लगी हुई है। इसके अलावा नेपाल की मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री चल रहा है। नेपाल के लिए एयर इंडिया ने फ्लाइट्स शुरू की है। प्रधानमंत्री के घर पे पूरे राहत काम की समीक्षा की गई है। राहत अभियान लंबा चलेगा क्योंकि जितना बड़ा ये जलजला था, चंद सेकंड में बड़ी बड़ी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई हैं। लोगों ने खुले आसमान के नीचे दहशत में रात गुजारी है। जो ताज़ा भूकंप आज आया था उसका कोडारी में केंद्र था, लेकिन शनिवार को जो भूकंप आया था उसका केंद्र लामजुंग में था। इस भूकंप से जो तबाही हुई है वो हम देख रहे हैं लगातार, और ताज़ा जो जानकारियां वो हम आपको देंगे। इस वक्त खबर ये मिल रही है कि वहाँ पे जो राहत काम चल रहा था उसमें फिर कुछ देर के लिए रुकावट आई है क्योंकि बारिश वहाँ पे तेज़ हो रही है और मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए राहत के काम में रुकावट आ रही है। लेकिन भूकंप की वजह, भूकंप से किस तरह हम बच सकते हैं, जब भूकंप आए तो किस तरह की तैयारी रहनी चाहिए, और जो हमारी इमारतें हैं और जो हमारे शहर हैं वो भूकंप को झेलने के लिए कितने तैयार हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इस सब के बीच जो भारत और नेपाल की कूटनीति इससे मजबूत हो रही है उस पर भी हमारे साथ जो पैनल यहाँ पे है इसमें प्रोफेसर संतोष कुमार मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के, डॉक्टर A.K. शुक्ला हैं, हेड हैं अर्थक्वेक रिस्क इवैल्यूएशन सेंटर के, विपुल आहूजा स्ट्रक्चरल इंजीनियर और अर्थक्वेक एक्सपर्ट, एम्बेसडर राकेश सूद नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके हैं, और डॉक्टर हर्ष गुप्ता हैदराबाद से जुड़ रहे हैं जो कि हिमालयन अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट हैं और पूर्व सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के। डॉक्टर A.K. शुक्ला, चूंकि आप अर्थक्वेक रिस्क इवैल्यूएशन सेंटर में महारत हासिल रखते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो झटके अभी बार बार आ रहे हैं नेपाल में और रह के खबर आती है कि फिर झटके आ सकते हैं, एक तो हम इस तरह की जो घबराहट और वहशत फैली है उसको समझना चाहते हैं, बल्कि मेरी कोशिश ये होगी कि इसको हम लोगों को ये डर निकाले में कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता है ये जो झटके हैं ये हर बार नए झटके हैं या ये आफ्टर शॉक्स हैं? नहीं, देखिए, जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है तो अब जैसा कि अगर हम भूकंप की थ्योरी की बात करें, बहुत सारा जो फॉल्ट है वो जो ब्रेक हो जाता है बहुत लंबा होता है, तो उसके डिफरेंट पार्ट में ब्रेक सेटलमेंट, इसको अगर हिंदी में सीधे सीधे होता रहता है। तो ये आफ्टर शॉक जो है बड़ी सामान्य घटना है, सामान्य चीज़ है और होते हैं। और जो अभी जहाँ तक जो मैथमेटिकल या जो एक एम्पेरिकल रूल है कि जो आफ्टर शॉक होगा वो जो बड़ा 7.9 का हुआ है उससे 1 या 1.2 मैग्नीट्यूड कम ही होगा। तो सावधानी, घबराने के बाद इस पर इसलिए ये है, जो सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि जो अभी घर 7.9 मैग्नीट्यूड से या कल जो अर्थक्वेक आया था उससे जो घर डैमेज हो गए, जो ऑलरेडी उसमें अगर क्रैक हो चुका है या कुछ हो चुका है, तो उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनमें रहने की नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब अगर कोई आफ्टर शॉक आएगा, अभी तो आज 6.9 का है, 5 का भी आएगा तो वो नुकसानदेह होगा। तो एक तो सावधानी यह है कि उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी तक जो कोई भी घर नहीं डैमेज नहीं हुआ है, 7.9 से नहीं हुआ, कल अर्थक्वेक आए उससे नहीं हुआ, आज अर्थक्वेक आए हैं नहीं हुआ, तो उनमें रहने में कोई अब डर नहीं है, उनमें आप आराम से रह सकते हैं। क्योंकि अब काफ़ी कुछ उनका हो गया, उसमें डैमेज नहीं है, तो अब उसमें संभावना कम है। क्योंकि अब जो अर्थक्वेक आएगा वो बड़ा नहीं होगा, इससे अब ये पक्के तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ा नहीं होगा या कोई ताज़ा झटका नहीं होगा, ये सब आफ्टर शॉक्स होंगे। आज जो अर्थक्वेक आया था वो एक फ्रेश अर्थक्वेक, नहीं, ताज़ा फ्रेश तो नहीं कहेंगे, वो वही उसी का आफ्टर शॉक्स ही मैंने बताया, जैसे कि जो जमीन का जो और ये जो अफवाहें हैं, या क्योंकि पक्का तो कोई नहीं कह सकता कि अभी फिर एक भूकंप आने वाला है, रात को फिर भूकंप आ जाएगा, ये तो प्रेडिक्शंस क्या मुमकिन है? हमको तैयार रहना है कि आफ्टर शॉक आएंगे, वो आज आ रहे हैं। शॉक्स कितने दिनों तक आते हैं? वो उसका कोई ऐसे मैथमेटिकल रूल है, फार्मूला है, लेकिन वो आज
धीरे धीरे स्नेह कम होते जाएंगे, लेकिन वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीनों तक चल सकते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। जी, आप डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर से जुड़े रहे हैं, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के डायरेक्टर हैं। एक तो हम ये आफ्टर शॉक्स की जो बात कर रहे हैं, या आफ्टर शॉक्स कुछ जैसे गुजरात में कहा जाता है, आप लोगों ने काम किया होगा उन इलाकों में कि महीनों आफ्टर शॉक्स आए थे और लोग घरों के अंदर नहीं सो पाए थे, खुले में रहते थे वहां पे भी। बल्कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी आज बार बार अपनी मन की बात में इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं गुजरात में था उस जमाने में, मैं जानता हूं कि भूकंप का, जलजिले का दुख और जो वो खौफ है वो क्या होता है। जी, मैं भी गुजरात में उस वर्ष में काम कर रहा था, वहाँ पे 2 वर्षों तक लगातार वहाँ पे कार्य किया था। और साथ ही साथ जो आपने संदर्भ लिया है और एक आफ्टर शॉक्स के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। वन कि जब थोड़ा सा उदाहरण को सामने लाते हैं, जापान में जब 2013 में सेंडाई में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, लेकिन उसके पहले एक 7 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक्स आए थे। उसके बाद फिर छोटे छोटे भी आफ्टर शॉक्स आए थे। फिर अचानक ये 8+ रिक्टर स्केल का है जो फिर सुनामी में कन्वर्ट हुआ। तो ये एक जियोलॉजिकल और सेस्मोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या आफ्टर शॉक जो हम कहते हैं कि इसके बाद बिल्कुल मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा या इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एक इन्वेस्टिगेशन करके और एक पब्लिक स्टेटमेंट इस पे साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से आना चाहिए। इस तरह के जो वो कितने दिनों में मुमकिन हो सकता है? वो ये तो आंकड़ों के आधार पे देख सकते हैं, पुराने जितने भी अर्थक्वेक्स हुए हैं उसमें आफ्टर शॉक्स की एनालिसिस हो सकती है और उसके आधार पे एक मुमकिन जानकारी जो हो सकती है। क्योंकि अर्थक्वेक के साथ एक सबसे बड़ी जो हमारी एक असमंजसता है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमानित रहता है। क्योंकि ये जो अर्थक्वेक हुआ है नेपाल में, ये नेपाल वाला अर्थक्वेक ये प्रेडिक्टेबल था। ये बहुत दिनों से इस पे चर्चा हो रही है, आपदा प्रबंधन में भी, हमारे सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर पे भी इस पर चर्चा हुई है, हमारे रोड मैप्स भी होने हैं कि किस तरह से हम ये इन आपदाओं को जो 50 साल और 100 साल और 150 साल ये वर्षों का अनुमानित होता है कि जो भी ग्रेटर हिमालयन अर्थक्वेक हैं पुराने, उसमें भी अगर आप देखें तो 8 रिक्टर स्केल्स के कई भूकंप आए हैं 1700 से लेके अभी 2000 वर्ष तक। नेपाल में 81 साल पहले इतना भयानक भूकंप आया था, 1934 का। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूं कि बड़े भूकंप अगर ये बारंबारता कर लें तो 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 150 ईयर्स रिटर्न पीरियड कहते हैं कि ऐसे बड़े भूकंप की फिर से संभावना बनती है। अभी ये संभावना थी ही इस भूकंप की, बिल्कुल लगातार इस पर चर्चा थी। ये बिल्कुल संभावित थे और भारतवर्ष में भी कहा जा रहा है कि हिमालय में, पूरे हिमालयन जोन में जो जोन 5 है, वहां पे इस तरह से बड़े भूकंप की संभावना बन रही थी। कई वर्षों से इस पे चर्चा हो रही है, भारतवर्ष में भी इस पे काफी काम हुआ है। इसको इंफॉर्मेशन को मैं एक बात और समझना चाहती हूँ कि ये जानते हुए जब भूकंप संभावित थे इस इलाके में, तो जो यहाँ पर की तैयारी थी, क्या खास तैयारी उसके लिए की गई थी? क्या नुकसान? यही मुश्किल सवाल है, क्योंकि 50 वर्ष जब हम कहते हैं कि 50 वर्ष में या 100 साल में कभी होगा, तो पिछले 1-2 सालों में कुछ इस तरह की हलचल थी, तैयारी हलचल तो क्योंकि ये पीरियड जो सेस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, रॉजर विलम भी हैं, वो उन्होंने भी कहा कि ये जो पेंटअप हुई है एनर्जी, पूरी जो बनी है एनर्जी, वो ओवरड्यू हो चुका था। और ओवरड्यू के संदर्भ में ये कभी भी इसकी संभावना बन रही थी। तो इसमें केवल अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण जब हम 50 साल का कहते हैं तो 50 साल में ये नहीं कि आफ्टर 50 ईयर्स ही आएगा। 50 साल में कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। उसके बाद भी विपुल आहूजा, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, और जो हम हिमालयन इलाके में हुआ है नेपाल में, भारत पे भी उस पर असर हुआ है और कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो हम अगर, चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए ख्याल आता है कि दिल्ली में अगर हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि गुड़गांव है, हम कहते हैं वो सेस्मिक जोन है वहां पे भी, जहां पे जो गुड़गांव का इलाका खतरनाक इलाका है, सोना फॉल्ट है। तो गुड़गांव में जिस तरह की इमारतें खड़ी हैं, क्या वो अर्थक्वेक को, जलजले को ध्यान में रखकर उन एहतियातों से बनी है, या जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है? कल जो 5 थी इंटेंसिटी, उसमें भी 20-22 मंजिले के जो लोग थे, जो रहते थे, उनके यहाँ बिल्डिंग्स हिल रही थी, सामान गिर रहा था, जो ग्राउंड फ्लोर पे थे वहां ये हालत नहीं थी। तो देखिए, बिल्डिंग्स की प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, अभी क्या सिचुएशन है? ऐसे है कि अच्छी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी वर्कमैनशिप और एक अच्छी क्या कहते हैं, मटेरियल्स। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें अगर अच्छी हों तो प्रेज़ुमेबली, और मैनेजमेंट ठीक हो उसकी, तो कंस्ट्रक्शन ठीक होगी जी, या प्रोजेक्ट ठीक बनेगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर काम कर रहा है कि वो असली स्ट्रक्चरल इंजीनियर है भी या नहीं है,
हाँ, या वो अपना काम ठीक तरह से जानता जो भी है अभी या के नहीं है। हालात हैं आहूजा साहब, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है खतरा किन इलाकों में? जो दूसरी ये कि हाई राइजेस जो है, क्या वो खतरा ज्यादा होता है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम ज्यादातर लोग हाई राइजेस में रहते हैं, हम देखते हैं कि जो मट्टी के घर और जो ऐसे घर बने हैं उनको ज्यादा नुकसान होता नहीं है, लोगों को भी नहीं होता है, आप भाग सकते हैं, निकल सकते हैं, बट जो 20-22 मंजिल पे लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनके लिए भागना मुश्किल है, लेकिन आपने गिरती हुई कौन सी इमारतें ज्यादा क्रम्बल देखी भी है? कर जाती हैं, नहीं। जो वो धरहरा टावर नहीं, जब गिर गया तो मुझे ये लग रहा है कि नहीं, वो एक गलत सोच है एक्चुअली, हाँ। कि जरूरी नहीं है कि हाई राइज बिल्डिंग अनसेफ है, और उल्टा भी जरूरी नहीं है। अगर आपने जो चीज सेफली इंजीनियरिंग वाइज बना रखी हो वो सेफ है। तो इंजीनियरिंग वाइज क्या क्या जरूरी एहतियात हैं जो कि हमें लेना चाहिए बिल्डिंग बनाने में, जलजले को ध्यान में रखकर? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि ये 3 चीजें हैं, और उसमें आपकी प्लानिंग इनिशियली जो है, स्ट्रक्चरल डिजाइन उसमें आपका मेन पार्ट प्ले करता है, जिसमें वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रेगुलेशन जरूरी है। क्या ये भी जरूरी है कि किस इलाके में बना रहे हैं ये बिल्डिंग्स, कुछ ध्यान दें? अगर आप सोना वो फोल्ड पे सारा बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है, वो देखना। डिटेल हाँ। वो डिटेल स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है, बाकी लोगों के लिए वो डिटेल जरूरी नहीं है। शुक्ला साहब, दिल्ली में अगर हम बात करें तो कौन से इलाके हैं जो सीज्मिक जोन ज्यादा, जहाँ खतरा ज्यादा है इस तरह के बर्बादी का? इन जनरल तो हम ये कहते हैं दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में है, लेकिन अगर हम जोन बात 4 करें मतलब जोन 4 में हम सब लोगों को पूरे समझाना चाहेंगे। भारत को हमने 5 भागों में सेस्मिकली 4 5 भागों यानी में कि जहाँ सबसे ज्यादा खतरा है। 2, 3, 4 और 5 सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि हिमालय का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का है, कच्छ का आता है, गुजरात की हम बात कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है। फिर जोन 4 उससे कम सीवियर होता है, अगर आप कहें तो उसमें दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। फिर जोन 3 और 2 होता है, 2 पेनिनसुला इंडिया, जो नीचे का भाग है। तो यहाँ जरूरी ये है, जो अभी आप बात कर रही थी कि दिल्ली में कौन सा भाग है, तो इन जनरल तो जो बड़ा मैप हम जिसकी अभी हम बात कर रहा हूँ कि 2, 3, 4, 5 में हमने बांटा हुआ है, तो उसके अनुसार जोन 4 में आता है। लेकिन जब अर्थ की एनर्जी आती है तो उसमें क्या है, वो डिपेंड करता है कि सॉइल कहाँ पे बना हुआ है, घर कैसा बना हुआ है ना, उस सॉइल की फ्रिक्वेंसी क्या है, और आपने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वो मैच तो नहीं हो रही है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर जो डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आप भूकंप सॉइल का ये देखें तो राष्ट्रपति भवन जो है पत्थर पे बना हुआ है। अगर आप इंडिया गेट में चले जाएं तो आपकी सॉइल थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको इंडिया गेट में घर बनाना है, अर्थक्वेक हुआ, मान लीजिए कहीं भी अर्थक्वेक हुआ, फरीदाबाद में हो गया या कहीं पे हुआ, तो इम्पैक्ट इंडिया गेट में दूसरा होगा, राष्ट्रपति भवन में दूसरा होगा। अच्छा। तो इतना वेरिएशन है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, यमुना के पास उसका वेरिएशन अलग होगा। तो हमको इस प्रकार के हर जगह पे कोड बनाने यमुना ऐसा वाला जो नहीं कहा इलाका जा है वो भी सकता है। खतरनाक है बिल्डिंग्स बनाने के हिसाब से, जो यमुना का पूरा हाँ, प्लेन है जो यमुना का फ्लड प्लेन, ओल्ड फ्लड प्लेन, क्योंकि ज्यादातर दिल्ली और नोएडा तो उसी पर बसा हुआ था ना। हाँ। तो वहां पर जो अगर आप खोदेंगे तो आपको नीचे सैंड मिलेगी और पानी मिलेगा, जो कि बहुत नोटोरियस है लिक्विफैक्शन के लिए। लिक्विफैक्शन बोलते हैं कि अगर सॉइल की स्ट्रेंथ 0 हो जाती है, जिस टाइम पे वो अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे एकदम वो दलदल बन जाता है। जी। तो लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छी तरह से डिजाइन कर रखा है, जो कि हम करते हैं ऐसे जोन्स के अंदर, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये अनसेफ है। चाहे मैं उसको 50 स्टोरी बिल्डिंग बना लूं, चाहे मैं उसको 2 स्टोरी बिल्डिंग बना लूं, अगर मैंने प्रॉपर डिजाइन कर रखा है तो दोनों सेफ हैं, और प्रॉपर डिजाइन नहीं कर रखा था दोनों अनसेफ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, खास करके वो संदर्भित करना ज्यादा अच्छा रहता है। जापान में जब ये 8 पॉइंट प्लस रिक्टर स्केल का अर्थ का सेंडाई में आया था 2013, उसमें बड़ी बिल्डिंग्स स्विंग कर रही थी। इतने बड़े अर्थक्वेक के बावजूद लोग अर्थक्वेक से नहीं मरे, सुनामी से मरे। तो इसका मतलब हमारे पास ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, मटेरियल है, सारी चीजें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट चीजें हैं। मुकम्मल ये बात होती है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है? जी बिल्कुल दिया जाता है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि क्या बिल्डिंग बायलॉज को हमने एग्जीक्यूट किया है उस संदर्भ में जहां पे अर्थक्वेक के जोन के हिसाब से। ये मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, मैं शामिल करना चाहती हूँ डॉक्टर हर्ष गुप्ता को, हिमालयन अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट हैं, पूर्व सचिव रहे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, कि जो हिमालयन इलाका है पूरा, उसमें अक्सर भूकंप आते हैं, छोटे छोटे झटके जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा भूकंप है, जो जैसे इस बार हुआ है, जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, तब जो टकराते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, तब कहा जाता है कि भूकंप आते हैं। तो हम तमाम लोग जो देख रहे हैं और हम अपने लिए भी समझना चाहते हैं कि हम ये जानते हैं कि इंडियन प्लेट है, एक और प्लेट से वो टकराया होगा। इस दफा हुआ क्या है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स थी वो किस तरह की थी जिससे ये इतना बड़ा झटका आया है, और बड़े भूकंप की क्या वजह होती है कि उसका केंद्र जो है वो सतह से कितना करीब है? नगमा, आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं, बड़े अहम सवाल पूछे हैं जी।
मैं आपके इस प्रश्न पे आने से पहले 2-3 और चीजें क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। हाँ। एक आपने प्रश्न पूछा था कि आफ्टर शॉक्स हैं कब तक चलते रहते हैं, क्या होता है इनका। तो ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होता है उसके आफ्टर शॉक बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं। जो कि 1950 में असम में भूकंप आया था उसका मैग्नीट्यूड 8.7 था और उसके आफ्टर शॉक्स करीब 4 साल तक चले थे। और एक 1952 का आफ्टर शॉक तो 8 मैग्नीट्यूड का था। सो हमको इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि इस भूकंप के बाद जो कि 7.9 का था, जो आफ्टर शॉक्स आए हैं वो चलेंगे 2-3 महीने 4-5 महीने तक चलेंगे। और इसके बारे में भी एक सिद्धांत है कब तक चलेंगे, लेकिन उसमें अभी कुछ समय लगेगा सारा खोजबीन करने में। आपका दूसरा प्रश्न जो था जो बहुत ही अहम था कि ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है इसमें इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये सॉइल लिक्विफेक्शन बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में इंजीनियर्स लोग ख्याल करते हैं। और हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जिससे पता करा जाए कि किसी जगह कितनी सॉइल लिक्विफाई होगी। और अगर हमारी बिल्डिंग का जो बेस है उसके नीचे चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आपने प्रश्न किया था कि जो सिंधाई में भूकंप आया था 2011 में 11 मार्च 2011 को, वो 9 मैग्नीट्यूड का था। तो जब आप 8 से 9 मैग्नीट्यूड जाते हैं तो एनर्जी रिलीज 30 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। सो वो बहुत ही बड़ा भूकंप था और उसमें जापान में सिर्फ 20,000 लोग मरे और वो भी मरे सिर्फ सुनामी की वजह से। तो उसका एक कारण यह है कि जापान की जो तैयारी है वो बहुत ही उत्तम है। अब आप इससे कंपेयर करो कि 2010 में हेती में अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड केवल 7 था, उसमें 3 लाख लोग मरे। सो भारत की जो स्थिति है वहां पर भी हमारी तैयारी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। हिमालयन रीजन के अंदर जो भूकंप आते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। करीब करीब 4 से 5 सेंटीमीटर हर साल मूव कर जाती है। उससे जो स्ट्रेन्स एक्यूमुलेट होते हैं वो जब स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाते हैं तो भूकंप आता है। और जितना समय तक भूकंप नहीं आएगा तो ज्यादा स्ट्रेन इकट्ठे होते रहते हैं। और इस प्रकार से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे हिमालयन बेल्ट में कम से कम 5-6 भूकंप 8 या इससे बड़े आ सकते हैं। जो अभी भूकंप आया है उनमें से एक है। और अभी भी मैं मानता हूं कि जो जितने बड़े भूकंप यहाँ पे पहले आ चुके हैं 8.4 या 8.3 मैग्नीट्यूड के, उसके मुकाबले ये भूकंप छोटा ही है। क्योंकि उसका एनर्जी इससे कम से कम 10 या 15 गुना ज्यादा होगी। अगर आप 1934 भूकंप की बात करते हैं उसमें एक स्लम बेल्ट बन गई थी जिसकी लेंथ करीब 300 किलोमीटर थी और विड्थ उसकी 100 किलोमीटर थी। उसमें कोई भी बिल्डिंग बाकी बची नहीं थी सॉइल लिक्विफिकेशन की वजह से। मैंने जो फोटोग्राफ्स देखे हैं काठमांडू के उसमें बहुत क्लियर दिखाया गया है कि कई बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल झुक गई हैं एक साइड में। तो इसका मतलब ये कि सॉइल लिक्विफेक्शन वहां पे टोटली हुआ है। अब अपने सीन पे आते हुए हमारे लिए जरूरी ये है कि हम भूकंप के लिए तैयारी करें, क्योंकि जैसे कि आपने खुद ही कहा उसको हम प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते। कई तरकीबें हैं जिससे कि हम कह सकते हैं मीडियम टर्म फोरकास्ट पॉसिबल है। मीडियम टर्म फोरकास्ट में हम क्या करते हैं कि कुछ फोर्स शॉक्स का वितरण वगैरह देखकर हम कह सकते हैं कि इस एरिया में अगले 4-5 वर्ष में 8 या उससे आसपास का मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। इससे ज्यादा अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन जो इवैक्यूएशन की बात है वो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए जरूरी यह है कि हम जो है तैयारी करें। ठीक है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही जो कि हम एक बार दोहराना चाहेंगे कि भूकंप जो है जितने लंबे समय तक अगर नहीं आया है तो जो मूवमेंट्स हैं प्लेट की और जो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है उतने और ज्यादा बड़े भूकंप आने की संभावना है, जैसा मैं समझ पाई हूँ। इसलिए ये खतरा था, ये संभावित था और ये हुआ है।